चलिए आ गए हैं विद्युत धारा की अगली क्लास में रिवीजन में। हमने पिछली क्लास में ये पता लगाया था कि धारा क्या है, धारा क्या है, ये हमने पता लगाया था। और हमने ये कारण जानने की कोशिश की थी कि धारा किन कारणों से या आवेश किन कारणों से किसी चालक में बहता है और उस आवेश को लेके कौन जाता है, किस कण के माध्यम से वह आवेश बहता है। उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी पता लगाया था कि जी इलेक्ट्रॉन की जो गति है किसी भी चालक पदार्थ के अंदर वह बहुत ज़्यादा है, उसका वेग या उसकी चाल बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जितनी चाल से वह चल रहा होता है उतनी चाल से वह धारा को प्रवाहित नहीं करता। कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के अंदर परमाणु में या परमाणु के चारों तरफ या उत्तेजित अवस्थाओं में या परमाणु से बाहर निकलकर जालक में, लेटिस में, खाली जगह में लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा होता है, लेकिन जब वह धारा बनाता है तो वह मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बनाता है या उसकी स्पीड से बनाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जालक में या किसी चालक का जो जालक होता है उसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। लगभग चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नंबर हैं सारे। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है रिवीजन के तो कृपया उसको देख लीजिए, आपका बेसिक बढ़िया बन जाएगा। ठीक, तो ये होती है लगभग 10 की पावर 28 है ना इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर ऐसे। यानी अगर हम एक घन मीटर ले लें, एक घन मीटर आयतन बहुत बड़ा होता है, एक घन मीटर आयतन जिसकी लंबाई, ऐसा एक घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 मीटर हो तो ये बहुत बड़ा होता है। यानी एक घन मीटर में आप मान के चलिए 1000 लीटर पानी आता है। तो ऐसा कोई टैंक जिसमें 1000 लीटर पानी आता हो, अगर इसमें कोई धातु भर दी जाए, जैसे तांबा भर दें, लोहा भर दें, तो उसमें लगभग इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं नंबर डेंसिटी, संख्या घनत्व। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं नंबर डेंसिटी। अंग्रेजी में लिख दिया देखो पहले मैंने, बाद में कहते हैं इसको संख्या घनत्व। यानी यहाँ पर संख्या का घनत्व है, ध्यान देंगे, संख्या का घनत्व है, संख्या बटे आयतन है। ठीक, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। अब मैं 3 बातों पर, जो 3 बातें मैंने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में पूरी की है, मैं उसकी जानकारी एक बार फिर से देता हूँ जो याद कर लेनी है हमें। देखिए, मान लीजिए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की चाल, किस चाल से इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। ठीक, कौन सा? चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक इलेक्ट्रॉन की चाल तो ये मैंने बताया था बच्चों, 2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। ये स्वाभाविक चाल है। स्वाभाविक चाल यानी जिस चाल से वो पहले से चल रहा होता है। अब जब हम इस चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इसमें कोई विभवांतर लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है क्योंकि इस पर बल लगता है। अब जैसे मोटा मोटा मान लीजिए हम कोई विभवांतर मोटा मोटा समझे यहाँ लगा दें, तो देखिए मान लीजिए ये जो है ये प्लस और ये माइनस, तो इस तरीके से मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल के आता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरफ को चलता है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन में जो अपनी गति है पहले से वो ये है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खिसकेगा चलते चलते, जैसे मान लीजिए चलते 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 चलते, तो हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी गति से चल रहे हैं और बाद में ये उस तरफ को जा रहे हैं, इस तरफ को जा रहे हैं या इस तरफ को आ रहे हैं, दैट इज। तो ये जो खिसकना है दैट इज ये है अपवाह, इसे कहते हैं अपवाह वेग। यानी इलेक्ट्रॉन का वह वेग जो उसकी धारा के लिए या उसके आवेश स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, वही है अपवाह वेग। ठीक, चलिए अब इलेक्ट्रॉन की या चालक इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल, तो बच्चे ये जो होती है ये बहुत कम होती है, जिससे खिसकता है वो बहुत कम होती है। ये होती है कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड में लगभग। और बेटा ये भी लगभग है, ये भी जो है जानकारी ये भी लगभग है, ये परमाणु की संरचनाओं से आने वाली जानकारी है, ये भी लगभग है। तो ये लगभग होती है मिलीमीटर पर सेकंड।
मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ही खिसक पाता है। चलिए अब इसके बाद ये देखो, ये आ गई चीज़, ये यहाँ लिखी हुई है। तो 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई कि धातुओं में 1 घन मीटर में के लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है लगभग, और वह चाल जिससे वो खिसकता है, जिससे वो धारा बनाता है, वह मिलीमीटर प्रति सेकंड में होती है। 3 जानकारियाँ हमारे पास महत्वपूर्ण होती हैं। ये कैसे चलता है, इसकी क्या व्यवस्था है, ये पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बात किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो सूत्र हम बनाते हैं बच्चों, बेसिक, जिसमें हमें जानकारी मिल जाती है, वो बनाते हैं हम अपवाह चाल, जिसके साथ हम धारा का भी सूत्र बनाते हैं। उसे पहले बना लें इसके या बाद में बना लें, बट अच्छी बात यह है कि हम अपवाह चाल को ही समझ लें पहले कि वह कैसे आती है, उसका सूत्र क्या होता है। चलिए तो पहले लिख देते हैं अपवाह चाल। ठीक, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट स्पीड। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चलता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो वह बहुत कम स्पीड से चलता है, जबकि उसकी अपनी जो गति होती है, अपनी मर्जी से इधर उधर भागना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें उस बारे में बात करनी है कि वह धारा बनाता है, यानी वह ड्रिफ्ट स्पीड से किस स्पीड से चलता है, उसका सूत्र क्या होगा, वो किन बातों पर निर्भर करेगी। अब देखिए, तो एक चालक बना लेते हैं छोटा सा, ऐसे, और यहाँ पर एक विभवांतर लगाकर, कुछ विभवांतर लगाते हैं यहाँ पे V, और यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बना देते हैं E। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जो खिसकता है, वो जो स्पीड होती है उसे कहते हैं अपवाह चाल, या अगर उसे सदिश निरूपण में लें तो वो अपवाह वेग होता है, ऐसे। जबकि इलेक्ट्रॉन की अपनी गति सभी दिशाओं में है, ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक आवेश धनात्मक की तरफ आकर्षित होता है ना, या ऋणात्मक आवेश से प्रतिकर्षित होता है। तो कुल मिला के इधर को चलता है। तो इलेक्ट्रॉन पर या चालक या किसी भी चालक इलेक्ट्रॉन पर E यानी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, क्योंकि यही बल है जो त्वरण को उत्पन्न करेगा। F बराबर ma, न्यूटन का नियम है F बराबर ma। चलिए, तो ये हो गया बल कितना होता है बच्चों? बल होता है F बराबर ma, और ये हो गया माइनस E और E, और सदिश राशियों के पदों में हम इसको लिखा करते हैं। ये जो सदिश राशियों का निशान लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, त्वरण की दिशा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर इन सदिश राशियों का निरूपण नहीं किया जाता, इन पर वेक्टर नहीं लगाया जाता, तो नंबर कटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसको ध्यान से रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन निकाल लिया, देखिए ये आ गया ऐसे, ठीक। और नीचे आ गया द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक हो गया। अब ए के कारण ई की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vd, जिसे हम कहते हैं
अपवाह वेग। कितना बना? माइनस ई बाई एम, यहाँ लेते हैं टाउ। ठीक, तो यानी वह समय अंतराल जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह टकराया होगा, टक्करों के बीच का समय। ठीक, तो टाउ क्या है? टाउ है दो टक्करों के बीच का समय। ठीक, कुछ समय थोड़ा सा। ओके, अब औसत Vd का औसत मान, ठीक, Vd का औसत मान, देखो अभी औसत मत बनाओ, है ना, औसत का निशान बाद में लगा देना। तो कितना हो गया? इसे लिखते हैं Vd और इसे औसत बना देते हैं। ठीक है, तो माइनस ई एम और टाउ एवरेज। ठीक, कहते हैं टक्करों के बीच का समय, ये कैसा हो गया? औसत। इस पे एवरेज क्यों लिख दिया मैंने? ए बी, क्योंकि औसत समय है, दो टक्करों के बीच का औसत समय। ठीक, और ये पूरे चालक में एक ही जैसा होता है, क्योंकि सभी चालक इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। इस टाइम को क्या बोलते हैं? इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम है इसका? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, इसे बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये रिलैक्सेशन टाइम कैसा है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, यानी औसत रिलैक्सेशन टाइम है। लिख देता हूँ, ठीक से ना, पक्का कर लो। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये जो सूत्र है दरअसल ये है अपवाह वेग का सूत्र, औसत अपवाह वेग। अब इस औसत अपवाह वेग से तुम बनाते हो औसत अपवाह चाल, तो इसके सदिश निरूपण को हटा देते हो। तो क्या लिखते हैं भाई? मान लो सिर्फ Vd लिखना है, तो क्या लिख देंगे अपन Vd में? ई बाई एम और टाउ एवरेज। ये क्या बन गई? ये बन गई अपवाह चाल। पक्का? ठीक, अब जो अपवाह चाल है या अपवाह वेग है, हम देखते हैं वह किन कारणों पर निर्भर करता है, क्योंकि हमें इसका कंसेप्ट तैयार करना है। पहले जो कुछ टॉपिक होते हैं, जो शुरू में किसी भी चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक का कंसेप्ट हमें बनाना होता है, क्योंकि वही उस चैप्टर का बेस होता है। बाकी आगे चैप्टर तेजी से चलता है फिर। इसलिए रिवीजन लेक्चर में क्या होता है कि जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो इसमें 1.5 या 2 घंटे का, लगभग 2 या 3 लेक्चर पहले वाले आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि वो बेस बना देते हैं। फिर हम तेज़ी से चलते हैं, सवाल करते हुए चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हुए चलते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए, इसमें अगर हम देखें कि ये जो अपवाह चाल है या अपवाह वेग है, ये आया ई बाई एम टाउ एवरेज। दो बातों पर ये निर्भर कर रहा है, अपवाह वेग या अपवाह चाल। छोटा वी लिख दें इसको ना, तो ऐसे ये लो, क्योंकि बड़े वी का प्रतीक हमने विभव को ले रखा है। छोटा वी कर देता हूँ, ये लो। ठीक, अपवाह चाल यहाँ तो जरूरत भी नहीं है, यहाँ लगाना है ना, यहाँ लगा देता हूँ ना, ये लो, डन। अब ये चीज़ किस पर निर्भर करे? देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों बातें अचर हैं, नियत है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें कोई बात नहीं है। या दो बातें आ रही हैं, एक आ रही है Vd समानुपाती टाउ एवरेज, एक आ रही है Vd समानुपाती E। ठीक, और हम जानते हैं कि E जो है वह विभवांतर बटे L होता है। विभवांतर यानी कितनी दूरी तक वह विभवांतर लगाया गया है, L। L की चीज़ है बच्चों, देखो ये, इसको ठीक ठीक से देखना एक बार। ये चालक की जो लंबाई है, जिसके अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, यानी विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, ये L है। ठीक, तो मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम में ये कंसेप्ट आया पड़ा है, विभवांतर बढ़ा रहे हैं, किसी चालक पर विभवांतर बढ़ा रहे हैं, किसी चालक पर विभवांतर 2 गुना कर देने से अपवाह चाल 2 गुना हो जाती है। तो पहला तथ्य इससे लिख देते हैं, किसी
चालक पर विभवांतर v दो गुना करने से अपवाह चाल भी दो गुना हो जाती है। देखो ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें ये पकड़ में आ जाए कि बढ़ता है, अगर हम लगा लें विभवांतर बढ़ा लें तो चाल भी बढ़ती है। ठीक, पहली बात आ गई। अब यहाँ ये लंबाई है। ठीक ठीक, तो क्या करें, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक, अचर विभवांतर पर, कैसा, अचर विभवांतर पर चालक तार या चालक की लंबाई, जिसे हम कह रहे हैं L, बढ़ाने पर VD जो है अपवाह चाल क्या होती है, लंबाई बढ़ाने पर क्या बनना चाहिए, VD घटती है। ये कंसेप्ट भी तैयार हो गया। देखो कैसा विभवांतर रखना है, अचर विभवांतर पर, V को नहीं बदलना, जो यहाँ हमने V दे रखा है इसको नहीं बदलना, लंबाई घटा दें। पहले लंबा तार था फिर छोटा तार लगा दिया तो क्या होगा, VD बढ़ जाएगी, अब वह चाल बढ़ जाएगी। तो ये दोनों बातें तैयार हो गई। अब मुख्य बिंदु वापस आ गया यहाँ पे कि E बढ़ाने पर, क्योंकि यहाँ E पे भी आता है मामला, E बढ़ाने पर VD बढ़ता है। बस ये लिख देते हैं भाई, जितना आप E बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। दो चालक हैं मान लीजिए, ठीक, एक में E है, एक में E 2 गुना है, 3 गुना है, एक जैसे चालक है, विद्युत क्षेत्र बढ़ा रखा है आपने, तो उनमें अपवाह चाल का अनुपात भी विद्युत क्षेत्र का अनुपात बन जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर यहाँ से एक चीज आती है, VD1 VD2, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, E1 बटे E2। ठीक, बाकी चीज़ें ना बदली जाएं, केवल विद्युत क्षेत्र को ही बदल दिया जाए। ठीक, ये आ गया। हमें देखना है भाई क्या नियत है, क्या अचर है। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ अचर है, तो इसमें है क्या, एक ये है E, एक ये टॉ है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बाकी सब चीज़ें नहीं बदली, मैंने E बदल दिया, तो E बदलने पे क्या है, ये प्रभाव आया। ठीक, अब इसके बाद चलिए, ये बात हो चुकी, यानी विद्युत क्षेत्र से कब कैसा प्रभाव है ये बात बन गई, विभवांतर का कैसा प्रभाव है ये बात भी बन गई, लंबाई का कैसा प्रभाव है ये बात भी बन गई। ठीक, अब आते हैं इस बात पर। देखिए ये बचा है कुछ थोड़ा सा, ये वाली चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच का समय। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ेगा तो दो टक्करों के बीच का समय ही वह समय होगा जिसमें उसको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने का, यानी करंट या धारा बनाने का। ओके, अब इसका संबंध क्या है, देखिए ये तो हमने देख लिया भाई, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये बढ़ता है तो अपवाह वेग बढ़ता है, यानी समय अंतराल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने का मौका मिलता है। ठीक, अब इससे कैसे होगा, ठीक, कैसे इसको बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर, इसका प्रभाव सीधा तापमान पर है। तापमान बढ़ाने पर अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि क्या होता होगा, तापमान बढ़ाने पर टॉ एवरेज घटता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट या अपवाह होने का वेग घटता है। तो बात समझ में आ गई, किसी इलेक्ट्रॉन
अगर इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन कितनी चाल से चलता है, फिर फोकस करेंगे। यहाँ पे दो वेग हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, दो वेग है हमारे पास, एक या दो चाल हैं। एक इलेक्ट्रॉन की वह चाल है जिससे वो घूम रहा है मौज मस्ती में, एक वह है जिससे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ता है। ठीक, तो दो चाल है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो सामान्य चाल है वह है 2, मैंने कहा 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है, ये सामान्य चाल है इलेक्ट्रॉन की। और जो अपवाह वेग है, ठीक, वो है Vd, ये कह रहा है ये है लगभग मैं मान लेता हूँ 2 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। बात को समझना, इस लॉजिक को बहुत बहुत अच्छे से समझना है। ये जो चाल है, ये चाल इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी की चाल है, पहले से ही है चालक में, इस जो है चाल से वो घूम रहा होता है। अगर ये चाल बढ़ जाए तो दो परमाणुओं से टकराने के बीच का समय घट जाता है। मान लीजिए यहाँ कुछ परमाणु हैं, ठीक, और कोई इलेक्ट्रॉन जो है इधर से आके यूँ टकरा के यूँ जाता है सपोज। अब ये चाल बढ़ गई, ये जो चाल है ये बढ़ जाती है, दो परमाणुओं के बीच में समय घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का समय नहीं मिलता। अब मान लीजिए हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे मान लेते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है परमाणुओं के बीच में, तो ये ऐसा हो गया, मान लीजिए यूँ इस परमाणु से टकरा गया, फिर इस परमाणु से टकरा गया, फिर इस परमाणु, ऐसे। तो देखिए ये देख आगे बढ़ा कि नहीं, इस तरफ को बढ़ रहा है, मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ा कि नहीं, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र मान लो इस तरफ है। तो कुल मिला के जो रैंडम मोशन है, जो यादृच्छिक गति है, वह बहुत ज़्यादा है। तापमान बढ़ाने पर वह बढ़ेगी तो आगे बढ़ने का मौका कम लगेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर दो तरह की चाल होती है इलेक्ट्रॉन के पास। एक होती है उसकी अपनी स्वाभाविक, यानी उसकी अपनी नेचुरल मोशन, जो उसकी प्राकृतिक गति है वो होती है। एक वो होती है जिससे हम उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो वह आगे बढ़ने वाली जो चाल है, तापमान बढ़ाने पर वह घट जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की अपनी गति बढ़ जाती है, जिससे उसे आगे बढ़ने का मौका कम मिलता है। ठीक, चलिए, तो कंसेप्ट तैयार हो गया। किन किन बातों पर ये निर्भर करता है, ये बात सेट हो गई है, अच्छे से हमने पकड़ लिया है इसको। अब ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है चालक के अंदर कितने समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ जाएगा। तो वो समय हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने चाल निकाल रखी है, जो अपवाह वेग है वो हमने निकाल लिया, या अपवाह चाल निकाल ली। तो चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय कितना होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो कितनी दूरी तय करता है, क्योंकि ये अपवाह चाल की दिशा है, कितनी दूरी तय करता है। तो ये समय हो जाएगा T, ये होगा L/VD। ठीक, ये वो समय है। अब इस समय को थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं, L/EM टॉ एवरेज, ये आ गया, देखिए LM/EE टॉ एवरेज, ये वो समय है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में इतना समय लेगा। ठीक, क्योंकि चाल हमने कहाँ से निकाली है, चाल का हमारा ये सूत्र है बच्चों, ये कहीं और से निकाली है हमने, और अब जिस चाल से इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये वो समय है। ठीक, अब इसी समय का उपयोग हम धारा निकालने में करते हैं, करंट बनाने में करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं उस करंट बनाने में इस समय? अब हम बनाते हैं उस धारा का व्यंजक, उसका निगमन करके देखते हैं कि जो करंट का मान होगा इसमें चालक में, वो किन बातों पर निर्भर करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओके, अब देखिए बिल्कुल सरलता से बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कुछ चीज़ों को हटा लेते हैं यहाँ से, इसे भी हटा लेते हैं। ठीक, और ये जो क्षेत्रफल है इसको बता देते हैं।
ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको बता देते हैं, ये कितना है। ये इसको अच्छे से कर देते हैं ऐसे, ठीक। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को जो है दिखा देते हैं, बना देते हैं इसको। ये देखिए, ये बन गया, ये बन गया, देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, ये बन गया, ठीक। तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं ए, ठीक। तो चालक इलेक्ट्रॉन यानी संख्या घनत्व, इसमें ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर से उधर जा सकते हैं। अगर हम उन पर बल लगा दें, विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो वही धारा बनाएंगे, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक में कुल चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ज़रा बताएं, ठीक। तो ये है, इसे मानते हैं n, ये है ALN, क्योंकि एकांक आयतन में जहाँ जो छोटा n है ये है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। कौन से इलेक्ट्रॉन की, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मैं चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या में तुम मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, इसे कहते हैं संख्या घनत्व। तो n क्या है, n हो गया नंबर डेंसिटी। अभी मैंने बताया था नंबर डेंसिटी, ये है नंबर डेंसिटी, पक्का। अब ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखो AL क्या है, आयतन है इसका। इसका आयतन कितना बनेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्योंकि ये बेलनाकार लिया है मैंने, किसी भी आकृति का ले सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। आयतन निकल जाना चाहिए बस, ठीक। चलिए, इसके बाद आवेश, ठीक। चालक में प्रवाहित आवेश, भाई जितना चालक इलेक्ट्रॉन है वह सारा आवेश उसमें से प्रवाहित हो सकता है। अगर हम उस पर विभव लगा लें, विभवांतर लगा लें, तो सारा धीरे धीरे उसमें से प्रवाहित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो इधर का इस कोने का इलेक्ट्रॉन है उधर चला जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से जा सकते हैं, सभी चालक इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो जा सकते हैं। तो कितना हो गया, ये लिख दिया हमने Q, और ये हो गया Ne, जहाँ Q आवेश है, Ne इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक। इलेक्ट्रॉन के आवेश को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इस n का जो मान है वो लगा देते हैं, इसे हटा लेते हैं, तो समझ में आ गई बात आपकी। ओके, अब हम बनाते हैं Q। तो ये n का जो मान है ALN, इसे लिख देते हैं ALNE, ठीक। तो चालक में धारा, यानी अगर यह आवेश कुछ समय में इधर से उधर चला जाता है या आवेश में से चालक में से प्रभावित हो जाता है, तो चालक में धारा I कितनी हो जाएगी, Q/T, ठीक। जहाँ T चालक में से होकर Q प्रवाहित होने का समय, यानी इस चालक में से आवेश प्रवाहित हो जाता है इतने समय में, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला जाता है, ठीक, ऐसा। तब तो NeAL/T, L/T यानी चालक में इधर से उधर जाने का पूरा समय। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक जाता है, ठीक। तो कितनी दूरी तय करता है, L/T क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिरे से, है ना, ऐसे, और इस सिरे पे निकलता है पूरी तरह, तो उसका समय देखो कितना बन जाएगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से चलेगा
और L दूरी तय करेगा तो समय बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ हम लिख सकते हैं NEAVD। ठीक, तो ये बन गया धारा का व्यंजक, धारा का व्यंजक या सूत्र। ठीक, तो अब सूत्र बन गया, दो सूत्र तैयार हो गए हैं, बेसिक बन गया, किन किन बातों पर निर्भर करते हैं वो बता दिया, धारा से जुड़े हुए लॉजिक जो है तुम्हारे वो क्लियर हो चुके हैं, अच्छे से क्लियर करें। कहीं टॉपिक में वीडियो में कुछ दिक्कत आती है तो दोबारा देख लो उसको, लेकिन अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक, अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे रिवीजन में, इसमें 3 लेक्चर और हैं अभी, बहुत अच्छे से बेसिक जो तैयार करेंगे। ओके डन। उसके बाद नोट्स असाइनमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज जो हमारी है जो हम लॉन्च करेंगे 15 जनवरी से 30 जनवरी तक, उसमें आपको आना है। असाइनमेंट, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें अच्छे से हमें तैयारी कर लेनी है बोर्ड एग्जाम की, बेस्ट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट होंगे हमारे। ओके